मेयर उनको भी मिलने वाली हूँ। इंदौर से बहुत मेरा गहरा रिश्ता है। हमारे नाना जी मतलब डॉक्टर मुंशी वो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के रिश्ते में काम करते थे। मेरे पिताजी का जन्म ही इंदौर के पास महू में हुआ है। तो इंदौर की भूमि जो है पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर जी, उनको मैं सबसे पहले प्रणाम करती हूँ। और अभी जो मेरी बात हो गई इसमें ज़रूर कहूँगी कि इंदौर जिस तरीके से पर्यावरण में आगे है, साफ़ सुथरा है, स्वच्छ भारत का बहुत अहम हिस्सा है, उसी तरीके से हमारे महाराष्ट्र के कई शहरों के लोग विधायक यहाँ तक आके गए हैं। क्योंकि लेकिन महाराष्ट्र में अभी नई फिर सरकार फिर एक बार चुन के आई है, जिसमें देवेंद्र जी फडणवीस साहब चीफ मिनिस्टर है और एकनाथ जी शिंदे उप मुख्यमंत्री है, इनके साथ मैं काम करती हूँ। मैं उस पार्टी के नेता भी हूँ। और अजित जी पवार उप मुख्यमंत्री है। तो ये सब अनुभव जो है वो हमारा पूरा मुंबई का MMR रीजन और पुणे, जलगांव, नासिक हर जगह के लिए बहुत उसका फ़ायदा होगा। और इसके लिए ये सहयोग जो है, जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस है इंदौर की, उसको हम समझकर उसको और समृद्ध बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अभी आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही एक मेरी छोटी सी नम्र विनंती है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं तो वो मैं उपसभापति विधान परिषद महाराष्ट्र राज्य में एक पोस्ट पर हूँ। तो उसके दायरे में जो भी मुझे ठीक लगेगा, उचित लगेगा, उसका ही मैं जवाब दूंगी। आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और पूरे सब सवाल पूछेंगे तो मुझे लगता है कि मुझे भी मेरी मर्यादा में उसका जवाब देना होगा। कहिए। हाँ, इंदौर का जो स्वच्छता मॉडल है क्या उसे महाराष्ट्र में भी लाया जा सकता है? क्योंकि इंदौर लगातार 7 बार से नंबर 1 है। यहाँ के कामों को देखने के लिए कई बार महाराष्ट्र के भी दल जो है वो आ चुके हैं। जी बिल्कुल, मुझे आज मैंने वो प्रेजेंटेशन जो वेबसाइट पे है वो भी देखा था, लेकिन मिस्टर वर्मा से जो 3 मुद्दे सामने आ गए, उसमें एक तो है कि 6 तरीके का यहाँ पे ये जो घन कचरा है उसका सब पूरा सेग्रीगेशन होता है, पृथक्करण होता है, वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात जो है कि जो प्लांट्स लगाए हैं वो PPP मॉडल पे है, जिसके मुताबिक इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को उनसे निधि मिलता है, प्राप्त होता है। और तीसरी जो बात है कि जिस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंदौर महानगर पालिका ने किया है, जिसमें लोगों का सहभाग अहम महत्व का है और लोगों के साथ साथ यांत्रिकीकरण, टेक्निकल सपोर्ट भी जो लिया है वो अच्छा है। मुझे लगता है अभी तक कई लोग महाराष्ट्र से यहाँ आके गए हैं, पुणे से भी आए हैं, हर शहर से आए हैं, लेकिन फिर भी उसको आगे लेके जाने के लिए एक सामाजिक इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी होता है। वो अब फडणवीस साहब और शिंदे साहब और अजित पवार मिलकर हम सब लोग फिर एक बार कोशिश करेंगे तो उसमें बिल्कुल यश मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये माना जा सकता है कि इंदौर के नगर निगम कमिश्नर और पूरी जो टीम है महाराष्ट्र में जाके अपना एक प्रेजेंटेशन देंगे और बताएंगे कि इस तरीके से पूरे महाराष्ट्र को क्लीन किया जा सकता है, जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है, जहाँ पे आपको लगता है जिन शहरों में। इसके बारे में मैं जब प्लान बनाऊंगी हमारे CM साहब और DCM साहब, तब आपका एडवाइस ज़रूर लूँगी मैं। क्योंकि लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में। मैं महाराष्ट्र की विधान परिषद में अभी मेरा 25वां साल है। 25 साल से मैं वहाँ विधायक होने के रिश्ते से और गत 6 वर्षों से मैं उपसभापति की हैसियत से काम कर रही हूँ। मेरे पास जब महाराष्ट्र के वक्फ के कुछ नमूने आए, उदाहरण आए 2006 में, तब मैंने मेरी कॉलिंग अटेंशन मुँह भी लगाई थी और उसमें ये हमने देखा था कि वक्फ के अध्यक्ष होने के बावजूद भी कुछ ज़मीन के मसले सामने ऐसे आए कि जहाँ पे उस ज़मीन की कीमत करोड़ों में थी, लेकिन वक्फ बोर्डों में वो कुछ लाख रुपए में बेच दी थी। और जब हमने देखा कि ऐसे क्यों हो रहा है बार बार, तो ये दिखाई दे रहा था कि ना उस पर नियंत्रण है। दूसरी बात मैं यहाँ कहूँगी कि ज़रूर वो राजनीति के साथ जुड़ी है कि जब 1984 में शाहबानू के केस में हम लड़ रहे थे कि शाहबानू को उसकी निर्वाह मिलना चाहिए, मेंटेनेंस मिलना चाहिए। हालांकि उस समय संसद में एक बिल पास हुआ था, उसमें कहा गया था कि शाहबानू जैसी जो बहनें हैं, मुस्लिम बहनें हैं, उनको कोई हक नहीं है मेंटेनेंस मिलने का। तो उसमें कौन उनको फिर मेंटेनेंस देगा? उनके बच्चे की तरफ, उनके खुद के ज़िंदगानी की तरफ कौन देखेगा? तो उस कानून में ऐसे लिखा था कि वक्फ बोर्ड उनको निर्वाह निधि देगा। अभी देखिए, मैं 30-40 साल से महिलाओं के सवालों के बारे में काम कर रही हूँ। अभी तक मैं हर जगह पे जब जाती हूँ तो मैं ढूंढ रही थी कि क्या मुझे एक उदाहरण मिलेगा जहाँ पे वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम बहनों को निर्वाह के लिए पैसा दिया है। मुझे महाराष्ट्र में तो कहीं दिखाई नहीं दिया। आपके माध्यम से मैं एक आह्वान करूँगी कि अगर किसी मुस्लिम महिला को अब तक ये कानून पारित होने के पहले
अभी 30 सालों में अगर उनको एक को भी मेंटेनेंस मिला है वक्फ बोर्ड से तो वो हमको कहे, तो हमको भी मालूम हो जाएगा कि 1984 के कानून का किसी ने तो सम्मान किया। और इसलिए ये जो कानून लाया है लोकसभा में वो बहुत महत्वपूर्ण कानून है। गौर गरीब है, लोग जो दुखियारे हैं उनको मदद करने के लिए ही निधि रहता है। जैसे कि मंदिर का निधि जो है वो कई जगह पे अन्नदान होता है, कई जगह पे छोटे बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, हॉस्पिटल खोले जाते हैं। उसी तरीके से ये वक्फ बोर्ड की जो सब पूरी आमदनी है, उनकी जो पूरी संपत्ति है, उस पर आम मुस्लिम लोगों का उस पर हक है। और इसके लिए ये कानून में जिनको मुस्लिम मजहब का अभ्यास है ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाएगा, और उसी के साथ साथ जो दूसरे भी लोग हैं उनको भी साथ में लिया जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी में तो सब मुस्लिम ही रहने वाले हैं। तो इसके लिए वक्फ बोर्ड का जो है कानून वो किसी के खिलाफ नहीं है। हालांकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर ज़मीन के मामलों में कुछ फ़र्क आता है और गरीब व्यक्ति को उसका फ़ायदा होता है तो उसका स्वागत ही करना चाहिए। इसीलिए जो राजनीति कहते हैं, ये बात कहते हैं, मैं उनको ज़रूर एक सवाल पूछूंगी कि जहाँ पे शरिया का कानून लगता है वहाँ पे अगर हर मुस्लिम महिला को हक मिलता है, और कुछ देश है टर्की जैसे है या दूसरे देश है इंडोनेशिया में, लेकिन वही कानून का फ़ायदा यहाँ के मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं मिलता है? इसका कारण यही है कि यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की राज्य घटना है, इसके लिए उसको विरोध होता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कदम उठाया है गवर्नमेंट ने वो जॉइंट सिलेक्ट कमेटी में डिस्कशन करके किया है, और इसीलिए जो आम मुसलमान भाई बहन हैं उनके मन में घबराहट पैदा होना बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको आश्वस्त रहना चाहिए, ऐसी मेरी विनती रहेगी। कुणाल कामरा का जो सवाल है, अभी पूरा न्यायालय उसके बारे में सोच रहा है, निर्णय कर रहा है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं। लेकिन उसको वो एक मुद्दा है स्टैंड अप कॉमेडी का। स्टैंड अप कॉमेडी के साथ साथ जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वो OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रेगुलेटरी करने के लिए एक एडवाइज़री बोर्ड है। वो एडवाइज़री बोर्ड को कोई ना कोई अमल में ला सकता है, ना कोई उसके बारे में कुछ निर्णय कर सकता है। कितनी भी उसमें हिंसा हो या अश्लीलता हो या रेप का समर्थन हो, उसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो कानून में परिवर्तित नहीं हुआ है, सिर्फ एडवाइज़री है। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्टैंड अप कॉमेडी हो या OTT प्लेटफॉर्म्स हो, इनके लिए जो एडवाइज़री सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है वो हर स्टेट को अपने अपने कानून में बदलाव करके उसको अमल में लाने वाली यंत्रणा करनी चाहिए। उसमें उस मीडिया के भी लोग हो सकते हैं कि जो इसके बारे में अच्छी तरीके से विचार कर पाएंगे। कांग्रेस का अधिवेशन अभी हुआ है, उसमें ये बात आ रही थी कि महाराष्ट्र जो इलेक्शन हुआ उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ भी हुई सर, इस तरीके की बातें भी नहीं, अभी इसके बारे में इतना डायरेक्ट पॉलिटिकल मैं नहीं लूँगी कुछ सवाल। उनका खुद का वो सवाल है, वो जो है वो